हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विक्रांता लर्निंग। मैं हूं विक्रम रघुवंशी और आपका स्वागत करता हूं विक्रांता लर्निंग में। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। इससे पहली वीडियो तक जहां तक हम पढ़ चुके थे, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास के स्रोत। और भारतीय इतिहास के स्रोत में हम ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, आधार्मिक साहित्य या फिर धर्मनिरपेक्ष साहित्य और उसके बाद विदेशी यात्रियों का वृत्तांत, ये कुछ चीज़ें हम कर चुके थे। इससे आगे अब हम आप आज देखेंगे और आज आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम प्रारंभ करेंगे। तो आज का टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंस, यानी वह चीज जिनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि पहले ऐसा रहा होगा। जैसे कि देखते हैं, इनमें अभिलेख आते हैं, स्मारक आती, मुद्राएं, कलाकृतियां, बर्तन, आभूषण, हड्डियां, ऐसी चीजें आती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखें तो ये अन्य स्रोतों से अधिक प्रमाणित माने जाते हैं, क्योंकि इनमें कभी की कोई कल्पना नहीं होती है। यहाँ पर कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। जो स्रोतों के आधार पर हमें दिखाई देता है वैसा ही माना जाता है। इस पे कल्पना का कोई स्थान नहीं होता है, इसलिए अधिक प्रमाणित माने जाते हैं। ठीक है। भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोत हैं वो निम्न हैं। ये महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। पहला आता है अभिलेख, जैसा मैंने आपको बताया था, स्मारक, मुद्राएं, कलाकृतियां, बर्तन। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में। तो चलिए फिर अभिलेख से प्रारंभ करते हैं। अभिलेख में देखा जाए तो एक ये पिक्चर दी गई अभिलेख की, कुछ ऐसे ही होते हैं जो ताम्रपत्रों पर भी लिखे जाते हैं, स्तंभों पर भी लिखे जाते हैं, शिलालेखों पर भी लिखे जाते हैं, गुफाओं में भी लिखे गए हैं। बहुत जगह पर इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। इनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है और तत्कालीन उस समय के राजा और राज्य के बारे में हमें ये जानकारी प्रदान करते हैं। इनका सब में महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये हमें कालक्रम का भी निर्धारण करते हैं। जिस समय का हमें अभिलेख प्राप्त होता है, उस समय जिस राजा ने उसे लिखवाया था वह उसी राजा का माना जाता है। उस समय का शासनकाल उसी राजा का माना जाता है। और एक और है, इससे तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारियां मिलती हैं। जैसे अशोक के कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं, उससे हमें उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, जो हम अशोक जब पढ़ेंगे तो उस समय डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो जो अभिलेख हैं वो राजा की सीमा का भी निर्धारण करते हैं। मुख्यतः जहां जहां तक अभिलेख प्राप्त होंगे वह क्षेत्र राजा के अंडर में माना जाता है, राजा के शासन क्षेत्र में माना जाता है। तो इससे उसकी सीमा का भी निर्धारण किया जाता है। तो आगे देखें तो हमें विभिन्न शिलालेख और स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं। जो शिला पर लिखे गए हैं उन्हें शिलालेख कहेंगे और जो स्तंभ पर लिखे गए हैं उन्हें स्तंभ लेख कहेंगे। इसके अलावा कुछ धातु लेख भी प्राप्त होते हैं, जैसे ताम्रपत्र लेख प्राप्त होता है। कुछ लोहे के स्तंभ हैं, उन पर भी शिलालेख, उन पर भी लेख लिखे गए हैं, जो धातु लेख के रूप में जाने जाते हैं। तो आगे देखते हैं। तो प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालने वाले अभिलेखों में मुख्यतः प्राकृतिक और संस्कृत, ये दो भाषाओं में लिखा गया। इसके अलावा तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु आदि भाषा में भी हमें कुछ शिलालेख और अभिलेख प्राप्त होते हैं। लेकिन जो अधिकांश शिलालेख प्राप्त होते हैं वो हमें प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं। अधिकांश शिलाओं की जो लिपि है वह लिपि होती है ब्राह्मणी या फिर खरोष्टी लिपि। अधिकांश में ब्राह्मणी लिपि पाई जाती है। तो भारत में अगर हम देखें तो भारत में सबसे प्राचीन जो हमें स्तंभ लेख या शिलालेख प्राप्त होते हैं वो अशोक के शिलालेख प्राप्त होते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं और ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम 1837 में 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और उन्होंने उन शिलालेख पर जो नाम दिया गया था उसकी अशोक से तुलना न करते हुए उन्होंने बताया था कि ये श्रीलंका के राजा
का अभिलेख है, ऐसा उन्होंने बताया था। पर आगे एक और विद्वान आते हैं, उन्होंने पढ़ा और बताया कि ये अशोक का अभिलेख है। लेकिन ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय था वो था जेम्स प्रिंसेप को, जिन्होंने अशोक का शिलालेख पढ़ा था। इन शिलालेखों को दो भागों में भी बांट दिया गया है। कुछ थे सरकारी शिलालेख और कुछ आते हैं निजी शिलालेख। तो हम देखते हैं अब सरकारी शिलालेख। सॉरी, मैं हाईलाइट करना भूल गया था, अब हाईलाइट करेंगे बरोबर। सरकारी शिलालेख वो होते हैं जो राज कवियों द्वारा भूमि अनुदान की, राजस्व के बारे में और राजा की कुछ महत्वपूर्ण बातों को दर्शाते हैं। उन्हें हम राजकीय शिलालेख या सरकारी शिलालेख के रूप में जानते हैं। और इसके अलावा कुछ मंदिरों पर, मूर्तियों पर या फिर भवनों पर, इन पर जो शिलालेख उत्कीर्ण किए गए हैं गुफाओं में, इन शिलालेखों को हम निजी शिलालेख के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो राज कवियों द्वारा और राजा शासन के संदर्भ में है वो राज सरकारी, और जो निजी व्यक्तियों को मंदिर, मूर्तियां फिर गुफाओं में यहाँ पर किए गए हैं वो निजी शिलालेख के रूप में देखे जाते हैं। अब हम कुछ शिलालेखों के बारे में देखेंगे और आपको कुछ महत्वपूर्ण शिलालेखों की केवल पिक्चर दिखाने की भी मैंने कोशिश की है। तो ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो इस तरह के एक स्तंभ के रूप में है। ये समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख है। याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या स्तंभ लेख किसने लिखा है? समुद्रगुप्त का लिखवाया गया है। ये आपको याद रखना है। पिक्चर भी मेंशन है, देख लीजिए। याद आपको केवल यही रखना है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है। द्वितीय आता है हाथी कुंपा अभिलेख। ये हाथी कुंपा जो अभिलेख है वो कलिंग राज खारवेल ने लिखवाया था। क्या है? कलिंग राज खारवेल का लिखवाया गया है हाथी कुंपा अभिलेख। यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है, थोड़ा गलत लिखा है। ये होगा कलिंग राज्यपाल नहीं, कलिंग राज खारवेल का हाथी कुंपा अभिलेख है, जो एक घर की तरह बना हुआ है। देख लीजिए, इसी में कुछ न कुछ अपने शासनकाल की बातें उत्कीर्ण करवाई हैं। इसे हम खारवेल का हाथी कुंपा अभिलेख के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला आता है गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। इसकी पिक्चर मैंने बहुत कोशिश की, मुझे नहीं मिली है। आपको मिले तो कमेंट में मुझे डाल दीजिएगा या फिर बता दीजिएगा कहाँ से मिली है, मुझे नहीं मिल पाई है। चौथा देखते हैं, तो चौथा अभिलेख आता है रुद्रदामन का। ये भी महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, और रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख भी है। ये दोनों अभिलेख, ये जूनागढ़ अभिलेख की पिक्चर है। और रुद्रदामन ने एक और अभिलेख लिखा था जिसका नाम है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। ठीक है, ये जूनागढ़ अभिलेख की। और उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। आपको ये याद जरूर रखना है कि किसका कौन सा स्तंभ लेख है। पेपरों में बहुत बार आता है कि स्कंदगुप्त का है भीतरी स्तंभ लेख, या फिर ऐसा आ जाए भीतरी स्तंभ लेख किसके द्वारा उत्कीर्णित है, तो वो स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख, याद रखिएगा, मेहरौली स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है, लेकिन मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है। उसके बाद चालुक्य नरेश है, चालक नहीं चालुक्य नरेश है, वो पुलकेशन द्वितीय का एलोहा अभिलेख। थोड़ा क्या हिंदी लिखने में गड़बड़ हो जाती है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो बरोबर आपको समझ में आएगा। यह चालक नहीं होगा, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का एलोय अभिलेख है। चालुक्य नरेश है, पुलकेशन द्वितीय उनका है एलोय अभिलेख। उसके बाद देखते हैं, यह प्रतिहार नरेश राजा महिर भोज, महिर भोज हैं, उनका ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख है। प्रतिहार नरेश राजा महिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख है। यहाँ से एक बार और देखिए, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख है, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का एलोहे अभिलेख है,
पुलकेशन द्वितीय का एलोय अभिलेख और पृथ्वीराज नरेश महिरभोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख है। इसके बाद अंतिम महत्वपूर्ण आता है तो बंगाल नरेश विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख। ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके याद रखना है कि बंगाल नरेश विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख। मैं अभिलेख थोड़े इंपोर्टेंट है, एक बार फिर से मेंशन करूंगा इन्हीं अभिलेखों को। एक बार फिर से देखते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। सर्वप्रथम आता है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। उसके बाद आता है रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, ये नीचे है रुद्रदामन का जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। उसके बाद कलिंग राज खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कलिंग राज खारबेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी बलसरी का नासिक अभिलेख। आप तो सीधा याद, नासिक में गौतमी ही बलसरी आएगा। नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी का, यह रुद्रदामन का गिरनार और जूनागढ़ अभिलेख है। उसके बाद स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख है, पुलकेशन द्वितीय का लोहे स्तंभ लेख है, पुलकेशन द्वितीय का लोहे स्तंभ लेख है। प्रत्याहार नरेश महिरभोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख है, प्रत्याहार नरेश महिरभोज का क्या है, ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख है। और बंगाल रहित विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, तो आप ये याद कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं तो अभिलेखों के बाद आते हैं अब स्मारक या भग्नावशेष। भग्नावशेष वह होते हैं जो पुराने भवन थे, उनके टूटे फूटे खंडरों को भग्नावशेष कहा जाता है। जैसे कि देखें तो भग्नावशेष भी प्राचीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनकी एक बात है कि ये प्राचीन सांस्कृतिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, हर स्थिति के बारे में हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, किंतु राजनीतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्रदान नहीं करते, क्योंकि स्मारक कहीं राजनीतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्रदान नहीं करेगी। मंदिर से राजनीतिक स्थिति का ज्ञान हमें नहीं होता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो स्मारक होते हैं वो हमें राजनीतिक स्थिति पर विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं। जो प्राचीन मंदिरों की शैली वास्तुकला के विकास में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। हम देखते हैं प्राचीन जो महिलाओं नहीं, प्राचीन महलों होंगे, प्राचीन महलों होंगे, तो आपको केवल ये याद रखना है, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऊपर वाला महिलाओं या महलों वाला, आपको ये याद रखना है कि उत्तर भारत की जो शैली है, मंदिरों की जो शैली, उसे नागर शैली कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत की जो द्राविड़ शैली कहा जाता है। आप ऐसे याद रखिए, दक्षिण यानी द्रविड़ शैली, उत्तर की बची वो नागर शैली। आपको दक्षिण में द्रविड़ शैली प्राप्त होगी, उत्तर में नागर शैली प्राप्त होगी। ये आपको याद रखना है। जो नागर शैली है वो उत्तर भारत के मंदिरों की शैली होती थी। अब उदाहरण के तौर पर देखें तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी हमें बहुत सारे भवनों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे हम विश्व की लगभग प्राचीनतम सभ्यता, सिंधु सभ्यता की जानकारी प्राप्त करते हैं। और एक और है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो तक्षशिला शहर था, उसके खोद से प्राप्त अवशेषों से प्राप्त होता है कि इसका लगभग 3 बार बना ये और 3 बार नष्ट हुआ। इसकी जानकारी हमें उससे प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कुछ विशेष मंदिर जो गुप्त काल से संबंधित हैं। तो गुप्त कालीन मंदिरों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है कानपुर का भीतरी अभिलेख। इस भीतरी स्तंभ लेख बात करें तो वो समुद्रगुप्त का है। याद रखिएगा, भीतरी स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। कानपुर का भीतरी गांव मंदिर है ये, जो कानपुर में पाया जाता है। भीतरी गांव मंदिर है कानपुर का। ठीक, मंदिर की पिक्चर ऊपर है, आपको केवल नाम याद रखना है। कानपुर में भीतरी गांव मंदिर है। ना नैना कोठार ना सॉरी नचना कोठार का पार्वती मंदिर, ये मुझे भी पता नहीं है। नचना कोठार का पार्वती मंदिर, कानपुर का भीतरी गांव मंदिर ऑब्वियसली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। नचना कोठार का पार्वती मंदिर पर मेंशन करना जरूरी था, इसलिए मैंने मेंशन किया है। उसके बाद सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, बहुत बार पूछा गया लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है, सिरपुर पर है। आपको याद रखना है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर पर है। कानपुर में भीतरी मंदिर है।
लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर बहुत बार आता है, तो वो देवगढ़ में है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर है, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इनसे हमें गुप्तकालीन समय में की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी और धर्म के बारे में भी व्यापक जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय कौन सा धर्म अत्यधिक प्रचलित में था। इसके अतिरिक्त हमें अजंता, सांची, एलोरा, खजुराहो, नासिक आदि जगह से भी बहुत से अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी स्मारक भी हमें प्राप्त होते हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि जो भारतीय संस्कृति थी वह विदेशों तक भी विस्तृत थी और उसका विस्तार विदेशों में भी हुआ। ये इसका प्रमाण हमें कुछ विदेशी साक्ष्यों से मिलता है। जैसे कि देखें हम, तो आता है जावा में दीन के शिव मंदिर हैं। तो दीन के शिव मंदिरों की एक श्रृंखला है जो जावा में है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय जो शिव संस्कृति थी वो जावा तक भी विस्तृत हुई थी। इसके मध्य जावा में बोरेबुदूर और प्रम्बनम के विशाल मंदिर हैं। बोरेबुदूर और प्रम्बनम के जावा में सबसे पहला दीन के शिव मंदिर भी जावा ही में है। जावा के जो मध्य भाग में उसे बोरेबुदूर और प्रम्बनम के विशाल मंदिर हैं। कंबोज में, कंबोडिया या कंबोज में अंकोर वाट और अंगकोर थूम, ये दो मंदिर प्राप्त होते हैं हमें, अंकोर वाट और अंकोर थूम। अंकोर वाट को मुख्यतः, अंगकोर थूम तो मैंने भी बहुत कम सुना है, पर अंकोर वाट बहुत बार पूछा गया है। कंबोज के अंकोर वाट मंदिर, ये आपको याद रखना है, कंबोज में है। जावा के बोरेबुदूर और प्रमनम मंदिर भी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जावा के दीन के शिव मंदिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं जितने बोरेबुदूर और प्रमनम के मंदिर हैं। उसके बाद कंबोज में अंकोर वाट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अंगकोर थूम आदि से यह सिद्ध होता है कि अपनी संस्कृति वहां तक भी विस्तृत थी। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आती है मुद्राएं। मुद्राओं का इतिहास एक व्यापक इतिहास है जो समय के साथ चलता जाता है। प्राचीनतम सर्वप्रथम जो प्रमाणित मुद्रा प्राप्त होती है हमें, वो थी पंचमार्क या फिर आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन। इसमें क्या होता था, मिट्टी पर एक आकृति को बना दिया जाता था और जो व्यापार में सहायता करती, जिससे यह सिद्ध होता था कि ये जो बर्तन है या फिर जो आभूषण है या फिर जो भी माल है ये इस जगह से आया है, क्योंकि वहां का एक विशेष चिन्ह होता था। इसी का कार्य करता था पंचमार्क या फिर आहत सिक्के। सबसे पहले मुद्रा के अध्ययन को कहा जाता है मुद्रा शास्त्र। हमें सबसे पहले प्रमाणित सिक्के जो प्राप्त होते हैं वो आहत सिक्के या इन्हें पंचमार्क कॉइन भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हमें सोने, चांदी, तांबे आदि के भी सिक्के प्राप्त होते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। ये भी आपको याद रखना है कि गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, और हम आगे पढ़ेंगे कि स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है, नेपोलियन को, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आपको केवल ये याद रखना है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जो हमारे चलाए गए थे वो गुप्त काल में चलाए गए थे। मुद्राओं से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी प्राप्त होते हैं। ये तथ्य आपको समझने लायक हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए, तो सबसे इन पर तिथि अंकित होती थी, जिससे जिस राजा ने इन्हें बनवाया था या चलवाया था उसके शासन काल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती कि इस समय वह उसका शासन था। इनमें अंकित तिथि से हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके साम्राज्य का भी निर्धारण हो जाता है कि जहां जहां तक हमें उसकी मुद्राएं प्राप्त होती हैं वहां वहां तक उसका साम्राज्य विस्तार रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जहां पर उसका साम्राज्य होगा वहीं पर उसकी मुद्राएं पाई जाना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं के चित्र प्राप्त होते हैं, जिससे उस समय के धार्मिक जीवन के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसके विदेशों में भी कुछ भारतीय मुद्राएं प्राप्त होती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि हमारा वहां तक व्यापार फैला हुआ था और वहां पर हमारे कुछ सांस्कृतिक या फिर व्यापारिक संबंध रहे थे, या राजनीतिक संबंध भी कहा जा सकता है। और उन पर अंकित कुछ संगीत और वाद्य यंत्र भी
के चिन्ह भी उन पर अंकित होते थे, जिससे तत्कालीन समय की संस्कृति के बारे में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद अंतिम टॉपिक आता है कलाकृतियां। आपको ये समझने की जरूरत है, इसका कोई रटना नहीं है कि देवी देवताओं की मूर्ति होगी, धार्मिक जीवन होगा। मुद्रा पर अगर हम समय अंकित करेंगे, तिथि अंकित हो जाएगी, जहां जहां से मिलेगा वहां वहां तक उसका साम्राज्य विस्तार होगा। विदेशों में मिलेगा तो हमारे वहां पर व्यापारी का राजनीतिक संबंध होंगे, तभी हमारी मुद्रा वहां तक पहुंची। ये समझने वाले टॉपिक हैं। अब आप कुछ कलाकृतियां देखें तो हमें बहुत सारी कुछ कलाकृतियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे बौद्ध धर्म की मूर्तियां प्राप्त होती हैं हमें पुरानी, जैन स्तंभ प्राप्त होते हैं, मूर्तियां प्राप्त होती हैं, आभूषण प्राप्त होते हैं, हड्डियों के आभूषण प्राप्त होते हैं हमें, खिलौने प्राप्त होते हैं, कुछ भवन प्राप्त होते हैं। इन कलाकृतियों से भी हमें तत्कालीन जीवन के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि ये एक मूर्ति है जो प्राचीन ऐतिहासिक मूर्तियों में से मैंने एक ली है। इसके अलावा हमें अशोक के स्तंभ, बौद्ध प्रतिमा, मंदिरों के जो टूटे हुए अवशेष प्राप्त होते हैं, हमें मूर्तियां प्राप्त होती है, अजंता की गुफाएं होती हैं। इनसे भी भारतीय इतिहास को जानने में हमें बहुत सहायता मिलती है। और आज का अंतिम टॉपिक आता है, वह है बर्तन। बर्तनों में देखें तो सबसे प्राचीन बर्तन आते हैं लाल काले मृतभांड। लाल काले मृतभांड सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः चले थे, और उससे पहले भी ताम्रपाषाण संस्कृति में भी मैंने आपको बताया था लाल काले मृतभांड चलना प्रारंभ हो गए थे। तो मृतभांड भी एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं अपना इतिहास को जानने में। सर्वप्रथम हमें कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, और मिट्टी के बर्तन की हम कार्बन डेटिंग पद्धति से या यूरेनियम डेटिंग पद्धति से उसका समय युग जानकर हम ये पता कर लेते हैं कि यह किस समय पर बना था। इससे हमें काल निर्धारण में भी सहायता प्राप्त हो जाती है। मिट्टी का हम कार्बन डेटिंग पद्धति से अनुमान लगा लेते हैं ये किस समय युग में बना था। इसके बाद लाल काले मृतभांड के बाद मृतभांड चेंज होते जाते हैं और अपना ही एक नया इतिहास लेकर चलते हैं। तो जैसे जैसे हम इतिहास पढ़ते जाएंगे, मृतभांडों के बारे में भी साथ साथ पढ़ते जाएंगे। जैसे हमने ताम्रपाषाण संस्कृति में पढ़ा था कि उस समय हमें लाल और कुछ काले मृतभांड प्राप्त होते थे। उसके बाद अब हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ेंगे, उस समय जैसे मृतभांड प्राप्त होते थे, और वैदिक सभ्यता, मौर्यकालीन युग, और आगे पढ़ते चले जाएंगे। आज का टॉपिक यहीं तक था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आप यदि पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और ज्ञान का वितरण करते रहिए। थैंक यू।